दोस्तों नमस्कार। ईरान और यूएस वॉर पार्ट 2 वो स्टार्ट हो चुका है और पहले लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब ये वॉर खत्म होगा, हार्मुज खुल जाएगा, लेकिन ना वॉर खत्म हुआ ना हार्मुज खुला। फिर वॉर के बीच में पाकिस्तान ने मेडिएशन करनी शुरू कर दी। वो कंट्री मेडिएट कर रही है यूएस और ईरान के वॉर के बीच में, जिसके अपने कंट्री के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, जहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, जहां पे बुरे हाल है पूरे लोगों के। और वो आज जो पूरे कंट्री के पूरे वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म फैलाता है, वो यहाँ पे पीस की बात कर रहा है, लेकिन पीस टॉक्स फेल हो गई। लेकिन उसके बाद भी ये वॉर चल रहा है, दोबारा से वॉर स्टार्ट हो गया और ईरान ना वो बाज आ रहा है ना अमेरिका बाज आ रहा है, और इसकी वजह से जो हार्मुज खुला खुला था वो भी बंद हो गया। और अब ये है कि ऑयल कहां से जाए, ऑयल कैसे पास किया जाए, इसी पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। क्या ये वॉर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंटरनेशनल वॉर या वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसको भी बहुत साल हो गए वॉर चलते हुए, लेकिन पीस कोई हो नहीं पा रही, बीच में कोई आ नहीं पा रहा, कैसे पीस हो। और इसे हम चर्चा करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, एक वार चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसके बाद यूएस और ईरान का वार चल रहा है, अब साथ में जो पाकिस्तान है जहां पे सिविल वार जैसी सिचुएशन है वो मेडिएट कर रहा है, वो भी फेल हो गया। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है इस टाइम पे? सर, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मोदी जी आए थे टीवी पे और उन्होंने अपील की लोगों से कि भाई आप तेल जरा सोच समझ के यूज करें और गोल्ड खरीदना बंद करें। और क्योंकि उनको पता है, उस आदमी को पता है कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये 2-3 लड़ाइयां जो चल रही हैं वर्ल्ड के अंदर, ये चलने वाला है, इसका सोल्यूशन कोई है नहीं। जब तक ईरान अमेरिका की वॉर तब तक चलेगी जब तक ईरान खत्म ना हो जाए, ईरान में रजीम चेंज ना हो जाए, तो तब तक तो ये चलता रहेगा जाके। और ईरान को कुछ लेना देना नहीं है, वो चलो कम से कम अमेरिका है कि अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता है, वो चाहता है कि भैया दुनिया में सब लोगों को ठीक रहे, सब लोगों को सामान मिलता रहे आके। लेकिन ईरान को कोई लेना नहीं, ईरान का अपना फायदा वो देख रहा है। दे आर नॉट बॉदर्ड, वो अपना है कि उनको मिलता रहे और उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हुतीज हैं, हमास हैं, ये लोग जिंदा रहे जाके, उसका वही एंगल है। सो मोदी जी न्यू दैट इट इज लॉन्ग बैटल और हमें रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस टाइम हर जगह रेट बढ़ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं और हालत बहुत खराब है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में ना तेल की कमी है ना गैस की कमी है, सब चल रहे हैं। बट वी शुड रियलाइज दैट यस, इट इज अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड वॉर और टाइम आ गया है कि भाई हम लोग भी संभल के आगे बढ़े। आप बताइए। उदय, आपने कहा यूएस चाहता रिजीम चेंज हो जाए, ईरान में रिजीम चेंज होगी भी नहीं, वहां पे कोई चांस नहीं है कि रिजीम चेंज हो जाए। इन्होंने इतने स्ट्राइक कर दिए, टॉप के लीडरशिप को मार दिया, अयतुल्लाह खमेनी को मार दिया, उनके साथ जो मेन लोग थे उनको एलिमिनेट कर दिया, वहां पे तो रिजीम चेंज हुई नहीं। रिजीम चेंज ऐसे तो होगी नहीं, यूएस को फुट सोल्जर भेजने पड़ेंगे, जो यूएस भेज नहीं सकता। अगर यूएस फुट सोल्जर भेजेगा तो यूएस की वहां पे हजारों लोगों की मौत हो जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, तो वहां पे रिजीम चेंज का कोई चांस नहीं है। और आप कहते हैं ईरान की गलती है, यूएस चाहता है वर्ल्ड को सब कुछ मिल जाए, ये गड़बड़ किसने की? यूएस डिस्टेबलाइज फैक्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूएस ने डिस्टेबलाइज किया, आज नहीं किया। अगर रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसके पीछे भी तो ट्रंप है, उसके पीछे भी तो यूएस है। अगर यूएस सपोर्ट ना करे यूक्रेन को तो ये वार आज खत्म हो जाए। और यूएस और अगर ईरान अगर आज अगर यूक्रेन और यूएस रशिया का वार खत्म होता है तो ये वार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिएट करने वाला नहीं है। पुतिन मेडिएट कर सकते हैं, लेकिन पुतिन क्यों करेंगे? आप उन्हीं के साथ अटैक कर रहे हैं वहां पे। देखिए $156 बिलियन दिए आपके नाटो कंट्रीज ने, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, यूएस ने यूक्रेन को लड़ाई करने के लिए रशिया के साथ। वो नहीं चाहते पीस हो। और देखिए आज ही तो कल यहाँ पे एक तो या तो वर्ल्ड वार होगा या न्यूक्लियर वार होगा, क्योंकि यूएस कब तक झेलता रहेगा, रशिया कब तक झेलता रहेगा। और इसके पीछे जो सारा जो खेल है वो यूएस का है। यूएस वर्ल्ड के अंदर डिस्टेबलाइज फैक्टर है। कौन सी कंट्री है जहां पे यूएस ने वार नहीं छेड़ा? अफगानिस्तान को बर्बाद करने के पीछे यूएस था। पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है, जो एक टेररिस्ट कंट्री, उसको सपोर्ट करता है यूएस। और दूसरी तरफ अगर आज ईरान की बात की जाएगा, ईरान को डिस्ट्रॉय करने के पीछे भी तो यूएस का हाथ था।
यूएस ने तो यहाँ से जो रिजीम थी उसी को चेंज किया था 1979 में। तो यूएस वर्ल्ड में पीस नहीं लाता। हाँ हाँ, लेकिन सूद साहब, अब अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मोज हर कंट्री के लिए खुला रहना चाहिए, उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ईरान क्या कह रहा है? नहीं होनी चाहिए, ये इस पे हम अभी टैक्स लेंगे। जो जिंदगी भर उसने टैक्स नहीं लिया, अब लेना शुरू कर रहा है। अब कहता है जी हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे वार से पहले तो हॉर्मुज खुला था ना, वार से पहले तो हॉर्मुज खुला था। क्या यूएस को नहीं पता था कि ईरान को डिफीट नहीं कर सकता? अगर हॉर्मुज ने टैक्स लेना शुरू कर दिया तो उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, ये 10% लेगा, 20% लेंगे। तो यूएस तो सबसे बड़ा चोर है। अगर आज वर्ल्ड में किसी कोई कंट्री को कोई लूट रहा है, वो तो यूएस लूट रहा है। गल्फ की कंट्रीज के जो ऑयल जाता है वहां पे पेट्रोल डॉलर से पैसे कमाता है। हर एक कंट्री वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। कौन किसने कहा था यूएस को वेनेजुएला पे अटैक कर दो? क्या जरूरत थी ट्रंप को कहने की वेनेजुएला के ऊपर जो ऑयल जाता है हम उस पर चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं? और यही बात उसने की थी ईरान के बारे में कि ईरान का इसलिए ऑयल रोकना चाहते हैं कि ईरान का ऑयल चाइना को जाता है, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और उसके बाद से ईरान को चाइना ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आज ईरान को चाइना ना सपोर्ट करे तो ईरान कुछ नहीं है। अगर ईरान को यूएस ना सपोर्ट करे तो ईरान कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसी वजह से कि ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से, ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से, यूएस की गलत पॉलिसी की वजह से। अब दूसरी तरफ देख लीजिएगा, हमने क्या बिगाड़ा था यूएस को? क्या हम यूएस पे अटैक करने जा रहे थे? क्या किया उसने? पहले तो उसने शेख हसीना को हटा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो बहुत दूर बैठे, तुम कहते थे इंडिया हमारा अलाई है, उसी को तुमने चांटा मारना शुरू कर दिया। शेख हसीना क्योंकि हमारे साथ मिली हुई थी, और इवन जब G20 की समिट हुई थी इंडिया के अंदर तो पीएम मोदी ने स्पेशली शेख हसीना को बुलाया था ताकि उनकी यूएस की प्रेसिडेंट से मीटिंग करा सके। उसके बाद आपने उसी को गिरा दिया। किसके लिए? इंडिया को टारगेट करने के लिए। तो आज इंडिया भी मेडिएट नहीं कर सकता, इंडिया भी बात नहीं कर सकता। और उसके बाद अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की। किसने मारने की कोशिश की? यूएस की सीआईए ने, यूएस की डीप स्टेट ने। ये जो लोग कहते हैं ना डीप स्टेट अलग है, सीआईए अलग है, कोई अलग नहीं है। ये सारे के सारे कंट्रोल करता है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्हीं के कंट्रोल में है। वो क्यों नहीं अपनी कंट्री के अंदर कंट्रोल कर सकते? क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं जो एक टेररिस्ट कंट्री है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था तब भी यूएस के सीआईए के लोग पहुंचे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनको कहा कि आप अटैक करो, तभी पाकिस्तान ने अटैक किया। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर उस टाइम पे सैंक्शन लगा देते तो कभी भी वार आगे नहीं चलता, या हमें ऑपरेशन सिंदूर न करना पड़ता। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप ही ने तो जाके मुनीर को और शहबाज शरीफ को अपनी गोदी में बिठा के रखा। और आज पाकिस्तान ने फिर कहा कि हमने आपकी मदद की है या पीस लाने के लिए। यानी कि एक बार पाकिस्तान ने दोनों की बातचीत करा दी जो फेल हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा यूएस से कि आप हमें $10 बिलियन दीजिए, और यूएस देगा उसको $10 बिलियन। तो अगर आप ऐसी टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट करेंगे तो आप पीस नहीं ला रहे वर्ल्ड के अंदर, आप वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर कल गलती से भी या चाइना अगर चाहे तो अगर यहाँ पे अपना साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल करना शुरू कर दे, या जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे क्या ताइवान पे अटैक करे, तो क्या यूएस को रोक लेगा? जब यहाँ पे नहीं रोक पाए ईरान के अंदर तो ताइवान में कैसे रोक लेगा? और अगर उसने यहाँ पे आसपास यहाँ पे माइंस बिछा दी यूएस ने, चाइना ने, तो यूएस क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यूएस ने बता दिया कि मैं बहुत कमजोर कंट्री, सिर्फ मैं लोगों को धमका सकती हूँ, लोगों को लूट सकती हूँ, लोगों को बर्बाद कर सकती हूँ। और इसीलिए आज ऐसी सिचुएशन होगी वर्ल्ड के अंदर कि वर्ल्ड इस टाइम पे पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अपने आप को तैयारी कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। इंडिया बहुत बड़ी परचेजेस कर रहा है आर्म्स एमुनिशन की, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है कि हम आपको हैंगर क्लास ऑफ सबमरीन देंगे, 8 सबमरीन दे रहा है। J-10 उन्होंने फाइटर जेट दिए पाकिस्तान को, J-20 भी दे रहा है जो आपके 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। इसी तरीके से जितनी भी गल्फ के अंदर कंट्रीज हैं उनके पास वहां पे बेसिस है यूएस की, और यूएस उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि गल्फ के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। जब यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उनके बेसिस पे अटैक किया, तो ईरान ने रिटेलिएट करके क्या किया? उसने सऊदी पे अटैक कर दिया, उसने यूएई पे अटैक कर दिया, उसने जॉर्डन पे अटैक कर दिया जो सबसे सेफ कंट्री मानी जाती थी, इवन कुवैत पे अटैक कर दिया और वहां पे कुओं में आग भी लगा दी। तो आज वर्ल्ड के अंदर जो पूरा धुआं लगा हुआ है उसके पीछे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो यूएस की आती है। ईरान तो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ईरान को तो लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन यूएस तो रिस्पॉन्सिबल था ना। अगर आज भी यूएस चाहे तो यूएस यहाँ पे पीस ला सकता है। पीस लाने का सिर्फ एक जो विजिबल तरीका है वो है रशिया यूक्रेन वार खत्म हो, और जिस दिन ये वार खत्म होगा आप देखिएगा कि पुतिन तो ईरान पे प्रेशर डाल के इन पे वार खत्म करा सकते हैं और इनके न्यूक्लियर वेपन्स को कह सकते हैं कि आप इनको रखिए, दूर रखिए। लेकिन आज लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और वर्ल्ड इस टाइम पे बैठा है एटम बम के ऊपर। एटम बम कभी भी चल सकता है, और जितनी मिसाइल चलती है, देखिए आज नॉर्थ कोरिया सबको बड़ा थ्रेटनिंग कंट्री लगता था,
आज नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई अटैक करेगा तो नॉर्थ कोरिया सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चलाएगा, इसलिए कोई उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी न्यूक्लियर मिसाइल है कौन सी दूसरी है। कल ईरान को, इवन आपका नॉर्थ कोरिया इनको न्यूक्लियर मिसाइल दे सकता है, अगर उनके पास नहीं है, अगर है तो सबसे पहले वो अटैक करेंगे यूएस के ऊपर। तो आज जितनी भी वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंसेस चल रही है बहुत डेंजरस बात है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कोई भी कंट्री यूरोप के अंदर वो कंसर्न नहीं है यहाँ पे वार रोका जाए, चाहे यूएस का वार ईरान के साथ, चाहे रशिया यूक्रेन वार। अगर ये दोनों वार चलते रहे तो कब तक चलेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने? मुझे लगता है इससे ऊपर वार चल नहीं पाएगा, यानी कि तब तक या तो मिसाइलें खत्म हो जाएगी या जो फाइनल मिसाइल होगी वो चला दी जाएगी और रशिया इसके ऊपर सबसे आगे जाएगा न्यूक्लियर मिसाइल चलाने के ऊपर, अगर ये वार ना रुका। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान की नहीं है, क्योंकि ईरान पे यूएस ने अटैक किया है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान जस्टिफाइड है, लेकिन ईरान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, उसी तरीके से पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। अगर आपके ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो ईरान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, और पाकिस्तान ने भी कहा है जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो इस्लामिक है, यानी कि हम इस्लाम के नाम पे इसको चला देंगे। और कई बार धमकी दे चुका है इंडिया को, बार बार पाकिस्तान ने हमको धमकी दी है कि हम तुम्हारे पे न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। तो इसके ऊपर किसी ने वर्ल्ड में क्या एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ? क्या उससे कहा कि आपके लीडर कैसे क्यों ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? क्या उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए या वहां के लीडर्स को उठा के ले गए? लेकिन सबके सब जो लोग हैं तमाशा देख रहे हैं, वर्ल्ड तमाशा देख रहा है कि ईरान जो पाकिस्तान है वो इंडिया को धमकी देता है। अगर यही धमकी ईरान पाकिस्तान दे अमेरिका को, तो अमेरिका उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएगा, जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया। लेकिन ये जो धमकियां हैं, आप समझिए कि सिर्फ धमकियां नहीं है, कभी भी एक्शन हो सकता है। और इंडिया ने भी अपनी जो मिसाइल्स है, कम से कम 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स उसको एक्टिव मोड के अंदर रखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान धमकी के साथ एक अटैक कर देगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें फेंक देंगे, और पाकिस्तान बचेगा नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं बचेगा, क्योंकि उसके इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर होंगे। तो आज जो सिचुएशन चल रही है आपकी ईरान के अंदर, उसके पीछे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की, जो अपने आप को दादा कहता है या कहता है मैं सिर्फ अकेली सुपर पावर हूं वर्ल्ड के अंदर। अगर आप सुपर पावर है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, आप वर्ल्ड के अंदर पीस की बात कीजिएगा। मैं ईरान को हम किसी तरीके से दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पास है एजेंडा, उनके दूसरा है, उनका एजेंडा टेररिज्म का, उनका एजेंडा है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन अमेरिका क्या क्या एजेंडा है? उसका एजेंडा भी पीस का तो नहीं है ना। तो इस टाइम पे जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वर्ल्ड वॉर रोकने की, वो जाती है अमेरिका के ऊपर। गलतियां करना सूद साहब, मैं खाली यहाँ पर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आई एग्री विथ यू कि रशिया और यूक्रेन का वॉर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन फ्यूलिंग द टेंशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल। अगर वो कैसे भी करके यूक्रेन और रशिया के वॉर को अगर खत्म किया जाए, आई एम क्वाइट श्योर कि ये वॉर खत्म करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमें तो सुनने को यही आ रहा है कि भाई ईरान इस टाइम टूटने की कगार पे है, उसकी हालत खराब है आके, वो अभी वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मिसाइल्स नहीं है उनके पास, कहाँ से फिर मिसाइल्स आते हैं? धनाधन वो लोग तो फायरिंग कर रहे हैं आके। तो जो रिपोर्ट वो कितनी सही है कि भाई आज ईरान टूटने की कगार पे है, इवन बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल झगड़े, वहां पर भी सत्ता के झगड़े चल रहे हैं। उदय, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं यहाँ पे। बोलिए सर। आपने कहा, क्योंकि मैं ईरान के अंदर रहा हूं, मैं सिचुएशन समझता हूं वहां की, जो अमेरिका के सीआईए को समझनी चाहिए थी। ईरान के अंदर आप रजीम चेंज नहीं करा सकते, वहां पे झगड़ा कोई भी हो, लेकिन वो सब जो है इस्लामिक अपने साथ इकट्ठे हैं वहां पे, पब्लिक अलग है। और अगर हमारी कंट्री के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाए तो यहाँ पे हाहाकार मच जाए, अगर पानी रुक जाए तो यहाँ पे मुश्किल हो जाए। लेकिन ईरान में बात नहीं है। ईरान की जो गवर्नमेंट है एआरजी से, उनको अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? उनके लोगों को। वो वैसे भी वहां पे मरे हुए एक हिसाब से। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ईरान के अंदर जो रोटी का एक रेट है, वहां पे घर में रोटी नहीं बनती, वहां पे बाजार पे रोटियां मिलती है, जगह जगह तंदूर लगे हुए हैं। 2 रियाल की रोटी थी, उसके बाद 20,000 रियाल की हो गई, यानी कि 10,000 महंगी हो गई रियाल एक रोटी। और अब कितनी हो गई? 2 लाख रियाल की एक रोटी है। वहां पे अगर इनको $20 बिलियन भी दे दिए जाएंगे, वो सारे के सारे पब्लिक को कुछ नहीं जाएगा, वो जाएगा उनके जो टेररिस्ट हैं, चाहे हमास हो, चाहे हुथी हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, उनको जाएगा। आईआरजीसी को फंड किया जाएगा।
अगर ईरान के अंदर कुछ जो प्रोटेस्ट हुए थे, जब ट्रंप ने कहा था कि हम अपनी फौज भेज के आपको बचा लेंगे, तो वहां पे ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और आईआरजीसी ने क्या क्या किया? प्रोटेस्ट कैसे बंद हो गए? क्योंकि उन्होंने चुन चुन के लोगों को देखा, आइडेंटिफाई किया और जाकर के उनके सिर पे गोली मार दी, गोली भी आपके एलएनजी से। और देखिए उनके घर में गए, कहा आपका आदमी कहाँ है, और देखा, उसको आइडेंटिफाई किया और गोली मार दी, किससे पूछताछ नहीं की। 60,000 लोगों का मर्डर कर दिया उन्होंने। अगर इंडिया के अंदर कोई बात हो ऐसी, तो इंडिया के अंदर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारी गवर्नमेंट पब्लिक की सुनती है, उनकी सोचती है। लेकिन ईरान के अंदर ऐसी बात नहीं है, वहां पे पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई नहीं सुनता पब्लिक को। जब पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो गया है, जब बर्बाद हो गया है, जब जगह जगह भीख मांग रहा है, लेकिन उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे डेमोक्रेसी नाम की है, वहां पे आर्मी रूल करती है, और किसी पब्लिक की हिम्मत नहीं है आवाज उठाने की। अगर आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। इमरान खान को क्या क्या हाल है, जेल में बैठे हैं किस चक्कर में? 100 से ज्यादा केस फाइल हो गए। क्या आपने यूएस को गाली दे दी? और आप क्या सुनता उसको, प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और ये पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर को मारा है। जो भुट्टो थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको जुडिशियली कह दिया कि इन्होंने किसी के मर्डर के ऊपर साइन किया, फांसी दे दी। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में पता चला कि तो फेक था, लेकिन हो गया, मर्डर कर दिया, मार दिया। फिर बेनजीर भुट्टो को कैसे मार दिया? बेनजीर को भी, उनको भी। एक्चुअली इनको किसने मरवाया? कौन है इनके पीछे? क्या मुशर्रफ थे? नहीं, इसके पीछे था अमेरिका। क्योंकि अमेरिका चाहता है नहीं पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए। अमेरिका चाहता है कि वहां पे आर्मी का रूल हो। अभी इनडायरेक्ट आर्मी का रूल चल रहा है, उनको सूट करता है, क्योंकि उससे जो भी फर्जी काम करा लीजिए। वहां पे अपनी आर्मी को भेजना है तो वो भेज देंगे। फिर पाकिस्तान से कहेंगे आप अफगानिस्तान पे अटैक कर दो, तो आप अफगानिस्तान पे बंदूक चला देते हैं, अमेरिका के भरोसे पे, अमेरिका कहने पे। आपने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भी तो आज बर्बाद है। पाकिस्तान में सिविल वार चल रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है मैं मेडिएटर हूं। मैंने यूएस और ईरान के अंदर बातचीत कराई थी, जो फेल हो गई, जो कभी पिकअप ही नहीं हुई। और आज वो यूएस से कहता है पाकिस्तान कि मुझे $10 बिलियन दे दो। इससे पहले जब यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि आपके पास जो मेरे $3.5 बिलियन का आपको लोन दिया था वापस दे दो 1 महीने के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया सऊदी। सऊदी ने पाकिस्तान को $3 बिलियन दे दिए, और उसने वो लोन चुका दिया। आज सऊदी फंसा हुआ है, इसके हूतीस के साथ अटैक हो रहा है। और यहाँ पे जब अटैक किया जा रहा है हूतीस के द्वारा सऊदी के ऊपर, तो पाकिस्तान से कह रहा है तुम साथ आओ। पाकिस्तान ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा तो हूं, कर तो कुछ रहा नहीं। लेकिन उसने कहा कि सऊदी से कि मुझे $6 बिलियन दे दो, तो सऊदी भी उसको पैसे देने को तैयार हो गया, क्योंकि सब डरे हुए, घबराए हुए। और होगा क्या? पाकिस्तान यहां से भी लूटेगा, वहां से भी लूटेगा, करेगा कुछ नहीं, किया कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो वर्ल्ड की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, और वर्ल्ड के लीडर सो रहे हैं। यूरोप के अंदर लीडर सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये तो रशिया यूक्रेन वार चल रहा, बड़े खुश हैं। आज वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे आर्म्स रेस लगी हुई है। पूरे गल्फ के अंदर लोग डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। और जब यूक्रेन ने कहा हमारे डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए, तो यूएस ने कहा मैं आपको भी भेज रहा हूं, लो भाई चादर खोल के बैठो, मैं आपके पास प्लेन उतारो, मैं आपके पास वर्ल्ड सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम भेज रहा हूं। पूरा यूक्रेन जल चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके पास इस टाइम भी ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स कौन दे रहा है? ड्रोन्स दे रहा है उनको जर्मनी, ड्रोन्स दे रहा है उनको फ्रांस, ड्रोन्स दे रहा है उनको ब्रिटेन। जब देखिए यूएस और यूक्रेन का जब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था, तो 1 महीने के तक यूएस रशियन फोर्सेस वो पहुंच गई थी यूक्रेन की कैपिटल के आसपास। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वो चले गए यूक्रेन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन सरेंडर करने के मूड में था। कहा आप छोड़िए मत, लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्हें दोबारा से यूक्रेन को उकसा दिया, यूक्रेन को आर्म्स एमुनिशन देने शुरू कर दिए। तो आज यूक्रेन के जो इनके ज़ेलेंस्की जैसा आदमी बैठा है, उसी की वजह से यूक्रेन बर्बाद है। और कल खुदा न खास्ता दिल्ली के अंदर अगर राहुल गांधी जैसा आदमी बैठ जाएगा, तो इसका भी, हमारा कंट्री का भी यही हाल होगा। लेकिन आज जो पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे जल्दी की कगार पे पहुंचा, उसके पीछे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है यूरोप की और यूएस की। और सिंपल सी बात हम एंड में कहेंगे, अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म होता है और यूरोपियन कंट्री इसके ऊपर अपनी आंख खोल के बैठती हैं, तो आपका ईरान और यूएस का वार भी खत्म हो जाएगा। और अगर ये वार चलता रहा तो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। ऑयल के प्राइसेस पहुंच जाएंगे $200 पर बैरल। और क्या होगा हमारी इकोनॉमी का? अगर आज हम थोड़ी देर के लिए जिंदा बचे हैं, तो आज हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे $200 पर बैरल का ऑयल बिकेगा, तो हमारे यहाँ पे ऑयल को महंगा करना पड़ेगा। और मोदी जी क्या कर सकते हैं? कोई ऑयल तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है रशिया जैसी, वहां पे उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किए गए। चलिए प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और एंड में यही कहेंगे, जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है,
जब ये खत्म होगा तभी आपका ईरान और यूएस का वार खत्म होगा, तभी वर्ल्ड के अंदर पीस आएगी। अगर इसको डिले किया गया तो आप देखिएगा यहाँ पे बहुत जल्दी वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं आप अपने व्यूज दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर। उदय जी, आप फाइनल वर्ड कीजिए, प्रोग्राम को नहीं, कुछ खत्म नहीं करते हैं। सर, आई एग्री विथ यू कि ये यूक्रेन और रशिया का वॉर किसी तरह से भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतने सारे वॉर चल रहे हैं जाके, इतने सारे वो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट इज नॉट गुड फॉर जियो पॉलिटिक्स, इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक्स। तो ये बंद होगा तो फिर ईरान और अमेरिका का डेफिनेटली वॉर बंद होने की संभावना। आई एग्री विथ यू। एंड एनीवे सर, आपकी अपील कर दीजिए अपने चैनल के लिए। और एंड में यही कहेंगे अपील आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राइट सर।